नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बजट से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट से लोगों की क्या है डिमांड और बजट में क्या होना चाहिए, इस पर हम आज आपको दिखाएंगे बजट अड्डा पर। हमारी चर्चा शाम 7:57 पर रहेगी। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कमोडिटीज़ की, जहाँ पर हमने देखा है कि लगातार बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर टेम्परेचर्स में 2024 अगर आप देखें तो ये हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड रहा है। ये IMD की तरफ से कल यहाँ पर रिपोर्ट आई है। इसके हिसाब से 2023 रिकॉर्ड साल था, उससे पहले 2016 था, लेकिन 2024 यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म ईयर के हिसाब से यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया में तो IMD ने ये कह ही दिया है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि सिर्फ कुछ कंट्रीज़ नहीं, ग्लोबल तौर पे अगर देखा जाए तो 2024 यहाँ पर सबसे गर्म साल रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, मीन टेम्परेचर्स, इन सभी एवरेज आंकड़ों में यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। इसी पर करेंगे चर्चा कि किस तरह के हालात आगे जाकर बन सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र के चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर्स एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पाशा पटेल जुड़े हैं। साथ ही हम बात करेंगे स्काईमेट वेदर सर्विसेज के वाइस चेयरमैन महेश पलावट से। इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान होंगे हमारे साथ, और सुराज हुसैन भी जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पाशा पटेल जी के पास। और पाशा जी, IMD की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली हॉटेस्ट ईयर माना जा रहा है 2024 को। एक महीने में बजट भी है। किस तरह के सजेशंस आप देंगे सरकार को इससे जूझने के लिए, जहां तक एग्रीकल्चर की बात है? देखिए, इस आज के दिन से कल का दिन गर्म रहने वाला है। आज के साल से अगला साल गर्म रहने वाला है। 2000 साल में पृथ्वी आधा % गर्म हुई थी। पिछले 150 साल में पृथ्वी 1.5 डिग्री गर्म हो गई है। इसका और अब जैसा जैसा गर्मी बढ़ रही है ना, वैसा वैसा लोगों को एयर कंडीशनर या बाकी सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। कोयला जलाना भी दुगना हो रहा है। इसलिए अब आपने जो 41 दिन की बात कही है ना, तो ये गर्म इस साल 41 दिन हॉट वेव चले थे। अब ये संख्या दिन ब दिन बढ़ने वाली है। अगर समझो हमको ये सब अगर रोकना है तो देखिए, दो चीज बहुत जरूरी है। पहला, कोल बेस्ड थर्मल जो है वो सारे के सारे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बंद करना चाहिए। यूके में 26 सितंबर को 142 साल पुराना थर्मल उन्होंने कोल बेस बंद किया, जो यूके के 80% बिजली सप्लाई करता था, ऐसा उन्होंने बंद किया। अब इस धरती पे हम हमारे देश की तरह अगर तुलना करेंगे तो मुझे सबसे खुशी आपके सामने एक बात बताने के लिए मैं कर रहा हूं, वो ये है कि कल जो 4 जनवरी आने वाली है, 4 जनवरी को NTPC सोलापुर का जो थर्मल है, जो 20,000 मेट्रिक टन कोयला रोज बर्न किया जाता है, वो थर्मल अब बायोमास पे यानी बांबू के बायोमास पे हम चला सकते हैं क्या? इसकी सारी शक्यताएं नापने के लिए हम 4 तारीख को NTPC के CMD साहब और मित्रा के MD साहब, तो प्रवीण सिंह परदेसी साहब और मैं, ऐसे हम 3 लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं सोलापुर में। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो थर्मल में 5% बायोमास इस्तेमाल करने का जो नोटिफिकेशन निकाला है 2019 में, उसको हम अमल करना चाहिए और वो बढ़ाना चाहिए। अब 5% से नहीं चलेगा, 25% करना पड़ेगा। जैसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात की थी, अब वो मोदी जी 20% की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके पेट्रोल का है उसी तरीके से बायोमास का भी करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ये जो कार्बन और टेम्परेचर जो बढ़ता है वो कोयला जलने से और डीजल पेट्रोल जलने से, तो ये दोनों चीज को बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम एक चीज देखेंगे कि स्टील बनाने के लिए 1 टन अगर स्टील बनता है तो 9 टन कार्बन तैयार होता है। तो अब क्या हम ग्रीन स्टील की कंसेप्ट कर सकते हैं क्या? नागेंद्र सिन्हा नाम के निवृत्त सेक्रेटरी थे स्टील डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया 35 लोगों का इसके ऊपर सोचने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसी सारी चीजों को अगर हम ध्यान अगर देंगे, डीजल, पेट्रोल, कोयला,
हम जलाना जैसे जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ये हम समस्या पे हल करेंगे, नंबर एक। और इसके सामने भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की अगर अपन बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ग्रीन महाराष्ट्र की कंसेप्ट डिक्लेयर की है, जिसमें 21 लाख हेक्टर हम पेड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है। सिर्फ ये घोषणा नहीं है, तो 1 हेक्टर बांस लगाने के लिए हम 7 लाख रुपए अनुदान भी दे रहे हैं। अब हम बांस की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है। तो ये सारी चीज अगर देखेंगे तो जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उसी तरीके से सारे देश और दुनिया में अगर काम शुरू होगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा। 2050 में 250 पीपीएम कार्बन होने वाला है। कार्बन पीपीएम 350 होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, अब हुआ है 422 पीपीएम। और 2050 में 450 पीपीएम होने वाला है। मुंबई 30% डूबने वाली है, समंदर निगलने वाला है। दुनिया में जितने भी समंदर के किनारे के शहर है वो सारे के सारे डूबने वाले। उसका कारण जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरीके से दुनिया के सारे हिमनद पिघलने वाले हैं और समंदर के पानी की स्तर बढ़ने वाला है। और उसमें दुनिया में 100 करोड़ लोग इसको परेशान हो गए। और आपको दूसरी एक बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एंटोनियो गुटेरस, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ने का युग खत्म हुआ है, बर्निंग युग शुरू हुआ है। अब क्विक एक्शन की जरूरत है। अब क्विक एक्शन, आज ने जो चर्चा आपने शुरू की है वो क्विक एक्शन की चर्चा है और क्विक एक्शन होना चाहिए। और एक क्विक एक्शन ये है कि डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक ये बंद करना पड़ेगा और कम से कम 20% ग्रीनरी, अब जो ग्रीनरी है उसमें 20% बढ़ानी पड़ेगी। इतना अगर हुआ तो ही हम बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। अब इस साल आपने लास्ट ईयर 41 दिन आपने सुनिए, अगले साल इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। 60 भी दिन हो सकते हैं, 50 दिन भी हो सकते हैं। और जैसे जैसा ये टेम्परेचर पड़ेगा वैसे वैसे हीट वेव्स वाले दिन भी बढ़ने वाले हैं। इसमें इंसान को जीना नामुमकिन होने वाला है। मैं आपको एक ही शब्द बताना चाहता हूँ, 47 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ब्रेन, किडनी, हार्ट फेल होता है। दिल्ली का टेम्परेचर इस साल 52.9 हुआ और दुबई का तो 64 हुआ। ये जो चीजें हैं ये ऐसा दर्शाती है कि क्या मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पे से खत्म होने वाला है। और अगर ये खत्म नहीं होना है तो ये तो कोई आयरे गहरे ने नहीं बताई। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की जो संस्था है, इस संस्था ने 1988 से स्टडी करके 1100 साइंटिस्ट के माध्यम से ये बात उन्होंने बताई है और हमको उसका गंभीरता से लेना जरूरी हो गया है। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अब बातें करने का समय तो यहाँ पर निकल गया और जिस तरह की यहाँ पर बढ़त हमने आते हुए देखी है टेम्परेचर्स के लिहाज से, जहाँ पर 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, सारे गर्मी के रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आए। तो महेश जी आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। और अगर 2025 की बात करें तो क्या ये ट्रेंड यहाँ पर जारी रहेगा? क्या चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी हाँ मनीषा जी, आपने देखा होगा कि हर जो पिछला साल है उससे नया साल गर्म निकल रहा है। इससे पहले 2016 रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। उस समय जो मीन टेम्परेचर था वो 0.54 डिग्री ज़्यादा था और इस बार हमने देखा 0.65 डिग्री ज़्यादा है। और देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो 2024 के थे वो अभी तक तीनों मिलाकर के जो मीन टेम्परेचर था वो 123 साल में अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। और एक ये भी कह सकते हैं कि अल नीनो था, उसका भी असर पड़ता है। ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसके ऊपर अल नीनो जब होता है तो थोड़ा सा वार्मिंग ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो चलो अल नीनो इस बार आया, अभी ला नीना आ जाएगा कुछ देर के लिए, फिर ये आते जाते रहेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है वो हमें दिखाई साफ दे रहा है कि धीरे धीरे जो पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जो ग्लोबल टेम्परेचर कह सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये ट्रेंड तो दिखता रहेगा। और जैसे पासा जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स अपना रही है वो अगर पूरी उससे ईमानदारी से पूरा विश्व के ज़्यादातर जो देश हैं वो अपनाना शुरू करें तो उसमें समय तो लगेगा, 8-10 साल लगेंगे पूरा ट्रेंड को रिवर्स करने में। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, कार्बन गैसेस के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने बताया कि लोग, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो लोग एसी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। गर्मी पहले भी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अब क्या है कि लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो अफोर्ड कर
पा रहे हैं, तो उससे भी ये जो है उत्सर्जन है कार्बन गैसेस का वो बढ़ रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको बायो मास के ऊपर चलाना चाहिए, तो उसी तरह से हमने देखा कि फरीदाबाद में भी एक बहुत बड़ा थर्मल प्लांट था, वो बंद हो गया, और दिल्ली में भी बदरपुर के आसपास था, वो भी बंद हो गया। तो कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, और जो ग्रीन कवर है उसको फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा। जैसे प्लांटेशन उन्होंने बताया कि कुछ लाख हेक्टेयर में प्लांटेशन करेंगे, तो क्या होता है कि जैसे हम प्लांटेशन तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं, जो एक तरह से हमने लाखों प्लांट लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, और उस समय काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचता है, लेकिन उसके बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाते, यानी उसको वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये सारा जो है हमें करना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ समाधान निकल पाएगा। वेल एब्सोल्युटली महेश जी, गर्मी ज़्यादा है, एसी ज़्यादा लग रहे हैं, उससे फिर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो क्लियरली एक विशियस सर्कल है। और कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा कि एक पॉलिटिकल विल होने की ज़रूरत है, इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, तभी शायद हम यहाँ पर कुछ चेंजेस लाता हुआ देखेंगे। वेल, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि इन सब का असर अब आगे जाकर एग्रीकल्चर पर किस तरह का पड़ सकता है, और किस तरह का रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर अब हमें यहाँ पर देखना होगा। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अब यहाँ पर एमजे खान जुड़ चुके हैं। मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और अगर हम 2024 को देखें तो क्लियरली एक सबसे गर्म, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ हमने यहाँ पर ये साल खत्म होते हुए देखा है। आपके लिहाज से एग्रीकल्चर पर, पिछले साल तो ऑफ कोर्स हमने प्रोडक्शन के नंबर्स अच्छे आते हुए देखे थे, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर में आगे जाकर किस तरह का इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो अब रियल इशू है, एंड फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में भी होगा, राइज होगा हायर साइड, एंड फ्रीजिंग भी होगा. So you will see the recording of the lower temperature and you will see the recording of the higher temperature. दोनों तरफ होगा. बारिश ज्यादा होगी, हल्की होगी, देर से होगी, तो क्लाइमेट चेंज के सारे असर अब दिखाई पड़ेंगे. तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, दुनिया का कंसर्न है. कॉप की मीटिंग अभी बाकू में हो, उस पर भी इस पर बड़ी चर्चा हुई, और इससे पहले पिछले साल दुबई में हुई थी, फिर इसका भी कोलंबिया में हुई. तो इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो एक्शन ग्राउंड पे आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है. तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम के पूरे कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. इसमें कोई अवॉइड कर सके एज ऑफ नाउ इमीडिएट बेसिस पे, दैट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन कैसे इससे डील किया जा सके, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उस पर तो चर्चा हो सकती है. तो जो आंकड़े आपने शेयर किए हैं या मीडिया में आए हैं या एक्चुअल में आईएमडी ने रिलीज किए हैं, वो तो अपनी जगह सच है. अभी बहुत ज्यादा असर हिंदुस्तान में नहीं पड़ने जा रहा है, थोड़े बहुत क्लाइमेट वेरिएशन का, चूंकि कंट्री बड़ी डाइवर्स है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी डाइवर्स हैं, तो कहीं पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, कहीं थोड़ा नेगेटिव पड़ेगा. ओवरऑल करके थोड़ा बैलेंस, एवरेज आउट हो जाएगा. थोड़ा माइनर असर पड़ सकता है. एक जैसा एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो ज्यादा असर पड़ता है जो कंट्री, तो ये एक फायदा है. लेकिन लंबे टाइम तक अगर हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ठीक से स्ट्रैटेजी ग्राउंड नहीं उतार पाएंगे तो इसके असर नेगेटिव देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे. मिस्टर खान, आप कहेंगे तो फिर यहाँ पर क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, जैसे आपने कहा, इसको लागू करने की ज़रूरत है. क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर भी है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी है. भारत, आप क्या कहेंगे, इनमें से किस ऑप्शन के लिए एज ऑफ नाउ तैयार है? एक तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है जिसपे ज्यादा चर्चा होती है, और एक है क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर. इसका मतलब क्लाइमेट के हिसाब से अपना प्रोडक्शन सिस्टम, अपना क्रॉपिंग सिस्टम, अपना सोइंग, ये सब चीज एडजस्ट कर लीजिए. और एक है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. उसमें आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की प्लानिंग करके उसके हिसाब से वो क्रॉप ग्रो करें जो क्लाइमेट के हिसाब से विदस्टैंड कर लें वैग्रीज ऑफ नेचर. तो रेजिलिएंट में तो आपको वो रेजिलियंस डेवलप करनी है, चाहे वो सीड की वैरायटी डेवलप करके या क्रॉप पैटर्न डेवलप करके या और स्ट्रैटेजी लगा के. लेकिन एडजस्टेड एग्रीकल्चर, मुझे लगता है इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो होना चाहिए कि क्या एडजस्टमेंट हम करें अपने प्रोडक्शन सिस्टम में, कि ये जो वेरिएशन है, फ्लक्चुएशंस हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं, इन एक्सट्रीम से हम लोग एडजस्ट हो सके, तो विदाउट ज्यादा अफेक्ट होने के बजाय मिनिमम लॉस के साथ सर्वाइव कर. फिर
स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात आ रही है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात। तो अब जरूरत यह है कैसे करें कंट्रीज, क्योंकि जो साउथ के कंट्रीज हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से कह रहा है ये आपका क्रिएशन है तो आप फंड करिए। डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो अपने हिसाब से $100 बिलियन का कमिटमेंट हुआ था। अभी जो नेशनल कमिटमेंट जो गोल्स हैं उसके हिसाब से, या नेशनल एनडीसी जो है नेशनली डिटरमिन्ड जो कमिटमेंट्स हैं उसके हिसाब से कोई $500 बिलियन का फंडिंग चाह रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे कोलेबोरेशन फंडिंग के लिए भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरत है, और प्रैक्टिसेस के लिए यानी एक्शन ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो तीनों लेवल पे पहले तो नॉर्थ एंड साउथ का कोलेबोरेशन चाहिए, यानी डेवलपिंग वर्ल्ड एंड डेवलप्ड वर्ल्ड का। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट साइड का चाहिए। फिर तीसरा जो ग्लोबल रिसर्च सिस्टम है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिस्टम है, इसका एक नेटवर्क बनना चाहिए। और सब बनने के बाद किसानों के लेवल पे इसको कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग में कन्वर्ट करें, कैसे ग्राउंड पे उतारें, इसकी जरूरत पड़ेगी। और इन सब पे प्रॉपर फोरकास्टिंग सिस्टम, दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी है फोरकास्टिंग के लिए, उसकी भी जरूरत है, ताकि समय रहते इस पे काम हो सके और किसानों को इस पे तैयार किया जा सके। या कहीं पे अगर ये लगता है एक्सट्रीम होने जा रहा है तो सीड रिप्लेसमेंट करना है, तो सीड किट तैयार है कि नहीं तैयार है। तो टाइम रहते अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे लगता है कि डैमेज को, लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। कंप्लीटली रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता है, जो क्लाइमेट चेंज का एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है और जो साइंटिस्ट भी एग्रीड हैं, तो उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन आज से 100 साल पहले तो नहीं ले जा सकते हैं, कितना ही फंडिंग कर ले, लेकिन फ्यूचर के डैमेजेस को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। वेल, जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और कुछ एक के लिए भारत यहाँ पर तैयार भी है, लेकिन मिस्टर खान आप कहेंगे कि जो चेंजेस हैं या जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड पॉलिसी के तहत यहाँ पर किया जाना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल विल को भी देखना होगा। तो कहाँ देखते हैं आप ये सारे के सारे फैक्टर्स एक जगह मिलते हुए? इसमें मुझे लगता है कि इसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा और यूजर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि किसान तभी इसको इम्प्लीमेंट करेगा जब उसको लगेगा कि इसको इंसेंटिव है इसको करने में। और अगर लगेगा इंसेंटिव नहीं है तो इंसेंटिव दोनों तरीके का है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है और एक पनिशमेंट से बचते हुए प्रॉफिट कमाने का इंसेंटिव है। यानी इसके जो लॉसेस हैं उसकी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है किसान के पास, तो वो क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी और वो कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी और वो फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा, ताकि वो प्रोएक्टिवली क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट के, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात है और उसका एक कमर्शलाइजेशन की बात है। तो इस सिस्टम को थोड़ा परफेक्ट करना पड़ेगा कि किसान ऑन बोर्ड हो जाए और वो इंसेंटिवाइज हो जाए, और उसके लिए जो एजेंसीज हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की पूरी टेक्नोलॉजी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में किसान तक ले जाएं और उसके क्रेडिट कैप्चर करके कार्बन क्रेडिट को बड़े आसानी से मोनेटाइज करें। तो मोनेटाइजेशन जो इंसेंटिवाइजेशन का सबसे स्ट्रांग एक टूल रहेगा कार्बन क्रेडिट का, वो मुझे लगता है एक बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योर्स और जो टेक कंपनीज हैं इनका मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अलायंस बनने की जरूरत है। मिस्टर खान, क्लियरली जो पॉलिसीज यहाँ पर बनेंगी वो ऑफ कोर्स आउट ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स भी बनती हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स, जैसे आपने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत का मुद्दा तो है नहीं। 2024 भारत के लिए जहाँ पर हॉटेस्ट ईयर रहा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये ग्लोबली भी सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है। तो अगर सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर साथ आना है, स्पेशली इंडिया को यहाँ पर काम करना है, क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या आस्क रहेगी फिर इस बार बजट से? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि एग्रीकल्चर से मांग रहती है, और अगर क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है, तो आपको लगता है इस समक्ष भी यहाँ पर सरकार इस बजट में कुछ लेकर आएगी? अभी तक बजटरी सपोर्ट बहुत किया नहीं गया है, टू बी ऑनेस्ट। दुनिया से क्या फंडिंग सपोर्ट आना है डेवलप्ड वर्ल्ड से उनके कमिटमेंट के हिसाब से, वो एक है। लेकिन जो नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स हैं, जिसमें इंडिया का 2070 तक जो है वो घटा के सिग्निफिकेंटली लो करना है, कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से है, तो उसमें नेशनल बजट से काम अभी इनिशियली चलाना पड़ेगा, जब तक कि एक किसान
लेवल पे कमर्शलाइजेशन का नहीं होता, या डेवलप्ड वर्ल्ड से फंड बड़े पैमाने पर नहीं आता क्रॉप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। लेकिन निकरा की जो फंडिंग है वो सिर्फ एक नेशनल इंस्टीट्यूशन तक न रुके, इसको बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज को अगर कुछ नहीं तो इस बजट में मांग रखी जा सकती है और रखी जानी चाहिए। और मैं अगर गया तो मैं इसको उसी तरीके से रखूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ दीजिए, दैट विल मेक अप सम 8,000 करोड़। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को आप और 1,000 करोड़ इसमें ऐड कर दिए तो 9,000 करोड़ ये हुआ, और 11,000 करोड़ रखिए इसको किसानों के लेवल पे एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो 20,000 करोड़ का क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए, क्लाइमेट के वैगरीज से, क्लाइमेट के चैलेंज से डील करने के लिए मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में 20,000 करोड़ का एक बजटरी सपोर्ट अनाउंस होना चाहिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। पॉइंट टेकन, यानी कि कुछ अलग से सुनने को यहाँ पर शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक बजटरी सपोर्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर में जिस लिहाज से आएगा उसका कुछ फ़ायदा हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में आता हुआ देखेंगे। और काफ़ी करेक्टली मिस्टर खान आपने हमें यहाँ पर ये बताया कि इंस्टीट्यूट्स के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स की मांग यहाँ पर रखी जानी चाहिए, किसानों को यहाँ पर ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम बजट में यहाँ पर क्लैरिफाई होता हुआ भी देखें। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए कि एग्रीकल्चर पर इसका क्या सेंस है। और जैसे आपने कहा, चाहे वो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, अडॉप्टिंग टू न्यूअर थिंग्स है, या फिर क्या चीज़ें यहाँ पर भारत जल्दी से कर सकता है, उन सब पर यहाँ पर नज़र भी रखने की ज़रूरत है। और सिर्फ बात करने की नहीं, अब ऑन ग्राउंड ये सब काम करने की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया मिस्टर खान हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों को डिटेल में बताने के लिए। लेकिन हम आपको जाते जाते ये समझा जाएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या हमने इस बार यहाँ पर होता हुआ देखा। जिस तरह की IMD की रिपोर्ट आई है, 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। इसने सारे गर्मी के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। इससे पहले 2023 सबसे रिकॉर्डेड यहाँ पर गर्म साल था और उससे पहले 2016, लेकिन 2024 ने ये सभी रिकॉर्ड्स एज ऑफ नाउ ब्रेक करे हैं और ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गर्म ये साल रहा है। अगर हम आपको नंबर्स यहाँ पर ठीक से समझा सकें तो जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस 10 साल के एवरेज से यहाँ पर ज़्यादा बनता हुआ नजर आया। जहाँ तक एवरेज मीन टेम्परेचर की बात है, ये 0.65 डिग्रीज लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बनता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर आप एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर भी हमने 0.20 डिग्रीज लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बनता हुआ देखा। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो एवरेज मीन टेम्परेचर होता है, 2024 में हमने ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटते हुए देखे। IMD ने हमें ये भी बताया है कि जो ये एक्स्ट्रा हीट वाले डेज हैं, ये ज़्यादातर विंटर सीजन और उसके बाद मॉनसून सीजन के बाद में बनते हुए नजर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ला निना इस बार जनवरी में आएगा तो सही, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर नहीं है। ये तो बात हुई भारत की, लेकिन भारत के साथ साथ हमने बाकी कंट्रीज से भी यहाँ पर इसी तरह की रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं। चाइना ने भी कहा है कि 2024 उनके लिए सबसे गर्म साल था। इसी तरह से काफ़ी सारी दूसरी एशियन कंट्रीज़ की तरफ से ऐसी ही रिपोर्ट आई है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो बहुत जल्दी जनवरी में ही रिपोर्ट लेके आएंगे और उनको भी रियल टाइम असेसमेंट जिस तरह से हो रही है, उन्हें भी यही लगता है कि 2024 ग्लोबल के हिसाब से यहाँ पर सबसे गर्म साल रह सकता है। तो क्लियरली ये प्रॉब्लम सिर्फ एशिया की नहीं है, ये ग्लोबल नंबर्स पे हमने आता हुआ देखा है और काफ़ी सारे रीजंस हैं यहाँ पर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2024 में वर्ल्ड ने 41 दिन हीट वेव ज़्यादा आते हुए देखी है। तो क्लियरली गर्मी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। जैसे पहले भी बात की, हमने 40 डिग्री, 50 डिग्री और कहीं कहीं विश्व में 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स भी आते हुए देखे। यानी कि ये चिंता की बात तो यहाँ पर डेफिनेटली है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे रीजंस देखें तो जैसे लगातार बात होती रहती है कि हम ज़्यादा कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, तो जब तक हम ये फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे तब तक यहाँ पर चिंताएं बनी रहेंगी। साथ ही साथ एल निन्यो देखा था हमने पिछले 2 सालों में, उसकी वजह से भी जो सी का टेम्परेचर है वो वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको एक चीज़ बता दें कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सी एब्जॉर्ब करता है। तो जो सी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और सी का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जो सी के आसपास के, समुद्र के आसपास के जो शहर हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर रहने वालों की चिंताएं आगे जाकर शायद बढ़ सकती हैं।
तीसरी बड़ी बात है वॉल्केनिक इरप्शन जो हमने साउथ पैसिफिक में आता हुआ देखा, उसकी वजह से जो क्लाउड कवर है वो हट गया, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी धरती पर पड़ी और गर्मी उस वजह से भी बढ़ी। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स आते हुए देखे, वॉल्केनोज देखे, सुनामीज देखे, जिसका भी असर यहाँ पर जान माल तो पड़ा ही, इकोनॉमी पे पड़ा और ओवरऑल यहाँ पर अर्थ की सेहत पर भी पड़ा। इसके अलावा अगर आप अंटार्कटिका में देखें तो यहाँ पर जो सी आइस है वो सेकेंड रिकॉर्ड लोएस्ट है, यानी कि जो बर्फ़बारी है वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हुई है। और इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं जो नॉर्थ में, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलती है, पानी बनता है, उसका एक्सेलरेशन है, यानी कि जो बर्फ़ है वो बहुत जल्दी यहाँ पर पिघल रही है और उसकी वजह से भी पानी बहना ज़्यादा है, सी लेवल्स उस वजह से भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरफ भी आप देखिए काफ़ी सारी चिंताएं यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं और माना ये जा रहा है कि ये 2025 में आप इसको एक साल में करेक्ट कर लें, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर अब कोशिश की जाए तो अगले 5, 7, 10 सालों में शायद इसे थोड़ा सा रिवर्स किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। और जैसे हम लगातार आपको बताते भी रह रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है, फिर एसीज़ लगते हैं, फिर और गर्मी बढ़ती है, ये सारी की सारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या ग्लेशियर्स हैं या सी लेवल्स हैं, ये हमने 2023 में इन सब में रिकॉर्ड बनता हुआ देखा है और 2024 में रियल टाइम में ये नंबर सिर्फ बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ऑफकोर्स चिंता की बात तो है ही और माना यह जा रहा है कि अगर विश्व यहाँ पर एकत्र होकर कुछ पॉलिसीज़ बनाए, इंडिया में हम कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल विल आता हुआ देखें, कंपनीज़ की तरफ से, एट ऑल स्टेक होल्डर्स में से यहाँ कुछ देखें, तो शायद यहाँ पर चेंजेस लाए जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से हमने 2023 देखा, 2024 देखा, 2025 कुछ बहुत हटके होगा ऐसा फ़िलहाल नहीं लगता। वेल इसी के साथ लेकिन फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।